हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री 11 के फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके थर्ड लेक्चर में हम लोग देखेंगे आज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बारे में। उसके बाद हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये सभी छोटे छोटे टर्म्स क्लियर करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी व्यस्तता काफी अधिक है। एनीवे, सबसे पहले चलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या कहता है? डाल्टन्स ने अपना एटॉमिक थियरी एटम के बारे में दिया था। तो इसमें उसने क्या कहा था? उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आप सभी जानते हैं, काफी लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो डाल्टन ने जो सबसे पहली चीज कही थी वो ये कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो बने होते हैं एटम से, ठीक है। और एटम इज इनडिविजिबल, दिस इज टू बी मार्क्ड हियर। ये नोट करने वाली चीज है जो डाल्टन ने कही थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल। दैट मीन्स एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस which cannot further be divided into smaller particles, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, एटम्स आर indivisible। सेकेंड पॉइंट, एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सिमिलर होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग देयर मास ऑल्सो, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो हर तरह से डिफरेंट होंगे, उनके मास भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव एटम्स के बारे में क्या कहा था डाल्टन ने कि एटम्स का कभी न तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना क्रिएशन इनका हो सकता है। दैट मीन्स इनका न तो विनाश हो सकता है न निर्माण किया जा सकता है। ये था एटम्स का अपना मेन पॉइंट। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, एटम्स ने कहा था ये हुए एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ indivisible एटम्स। ध्यान दें, एटम्स आर इंडिविजिबल, ये कहना था डाल्टन साहब। डाल्टन ने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल। ये पहली चीज हो गई। सेकंड चीज जो डाल्टन साहब ने कही थी कि जितने भी एटम्स होते हैं, सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर identical in all respects including mass as well। मास के साथ साथ सेम एलिमेंट के सभी एटम आपस में सेम होते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट वी हैव हियर, थर्ड पॉइंट, जस्ट इसको याद रखिए, लर्निंग के लिए, बेटर लर्निंग के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। यहां जस्ट इसके अपोजिट क्या लिखेंगे? एटम्स ऑफ different elements differ from each other in all respects including mass as well, ठीक है।
डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो हर तरह से डिफरेंट होते हैं, इंक्लूडिंग देयर मासेस। एंड फाइनली वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, यहां लिखते हैं फोर्थ पॉइंट। इस फोर्थ पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं? फोर्थ पॉइंट में हमने क्या कहा था कि एटम्स कैन neither be created nor destroyed. Atoms can neither be created nor destroyed. ठीक है? कब? During any physical or chemical changes, but these can be reorganized। ठीक है, हम लोग इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। पहले हम लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, डिस्ट्रक्टिबिलिटी, अनस्वरता का नियम। ठीक है, इसके क्या मतलब हुआ? सपोज करें यहां हमने H2 और हाफ O2 को मिलाया, तो यहां देखिए H2O बना। यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। ये अपना आइडेंटिटी यहां लूज करते हैं टू गिव H2O। इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन नंबर्स आर सेम। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लेट अस कम टू रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको हम लोग RAM कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम के जो मास का कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग ए डेफिनिट स्टैंडर्ड। जैसे आज के डेट में भी हम किसी चीज का वजन करते हैं तो एक डेफिनिट स्टैंडर्ड को एक तरफ लेते हैं और कोई सामान को एक तरफ लेते हैं। जस्ट द केस हियर। ठीक है, तो सबसे पहले किसी एटम को वेट करने के लिए हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना था, जिसका मास हम 1 काउंट करते थे। तो उसके कंपैरिजन में जो भी दूसरे एलिमेंट्स होते थे हाइड्रोजन से जितना गुना भारी हुए वही उनका मास हुआ। लेकिन ये हाइड्रोजन क्योंकि एक तो काफी हल्का है, गैसियस स्टेट में होता है, इसलिए अभी प्रेजेंट सिस्टम में हाइड्रोजन के बदले हम कार्बन 12 के आइसोटोप को स्टैंडर्ड मानते हैं। कार्बन 12 का आइसोटोप जो कि कार्बन का मोस्ट स्टेबल आइसोटोप होता है। मोस्ट स्टेबल आइसोटोप होता है, इसको हम वाट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के रूप में। और इसी से दूसरे एटम का मास हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मास कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उस यूनिट को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। दैट मीन्स atomic masses are expressed in atomic mass unit। तो आइए देखते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसको AMU कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? वेरी सिंपल। नंबर 1 पॉइंट,
the scale in which the relative atomic masses of different elements are expressed is called atomic mass unit. AMU, ठीक है। The scale in which the relative atomic masses of element, यहां आप atoms भी कर सकते हैं, बेटर होगा। atoms are expressed is called atomic mass unit, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हमने माने क्लैरिटी के लिए और जीरो लेवल स्टूडेंट को बढ़िया से समझने के लिए इसको पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करना बेटर समझा है। सेकेंड पॉइंट में देखिए, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां देखें, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड as the mass exactly equal to 1/12 the mass of carbon 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप को जनरली क्यों लिया? ये सबसे स्टेबल आइसोटोप होता है कार्बन का, ठीक है। इसको हम तब कैसे लिख सकते हैं? दैट इज AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये हुआ इसका मतलब। देखिए यहां पर हम क्या कह रहे हैं? द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम, of carbon 12 isotope. That means AMU is equal to 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12 isotope. इसको हम मान के चलें इक्वेशन 1। क्यों मान रहे हैं? हम देख रहे हैं इसको आगे, ठीक है। अब इस AMU का वैल्यू हम न्यूमेरिकली कैसे निकाल सकते हैं? इसको देखिए यहां, सिंस द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon 12 isotope is equal to 12 ग्राम, ठीक है। Hence, the mass of 1 atom of carbon 12 isotope will be equal to 12/6.022 into 10 to the power 23 ग्राम, ठीक है। ये मिल गया आपको। अब देखें, अब AMU का वैल्यू क्या होता है? देखिए यहां पर AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो यहां पर आप निकाल लो
Thus, AMU is equal to 1/12 और मास ऑफ वन कार्बन एटम इतना आया इंटू 12/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आप लिख सकते हो 1/Na और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, ये सब वैल्यू, दैट मीन्स 1 AMU इज इक्वल टू इतना 1.66058 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम। ठीक है, बात आ रही है समझ में? आइए अब आप देखें एटॉमिक मास, यही है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? The mass of one atom of an element relative to 1/12 the mass of the mass of one atom of carbon 12 isotope is called atomic mass or relative atomic mass। ठीक है, that is atomic mass or relative atomic mass is equal to mass of one atom of element divided by 1/12 the mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, कार्बन 12 एटम भी लिख सकते हैं। बात समझे? माने कार्बन 12 के 1/12 का कितना गुना भारी है, वही उस एटम का एटॉमिक मास होगा। इसी को हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, in other words we can represent atomic mass of an atom as the mass which tells us how many
times of an atom of an element is heavier than 1/12 the mass of one carbon 12 atom or isotope. We can represent atomic mass of an atom as the mass which tells us as the mass के बदले quantity कर दें, quantity which tells us how many times of an atom of an element is heavier than 1/12 of the mass of one atom, one C12 atom और isotope. ठीक है, समझ रहे हैं बात? बहुत सिंपल सी बात है. आइए इसको साफ कर, 2 मिनट है. देखें नेक्स्ट. Now we know that mass of हाइड्रोजन एटम, आगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको पढ़ेंगे. मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आप वैसे भी पढ़े होंगे. हाइड्रोजन एटम का मास जो एटम है ना, एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं उसका मास आपने पढ़ा होगा 1.6736 into 10 to the power -24 ग्राम. ठीक है, ये होता है हाइड्रोजन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम का मास इतना होता है. और वन एटॉमिक मास यूनिट हम लोग कैलकुलेट किए तो कितना आया 1.66058 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम. ठीक है, तो ये जो ग्राम्स में दिया है आप कन्वर्ट करके एटॉमिक मास यूनिट में देख लो. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू इतना. तो कन्वर्जन फैक्टर जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से निकाल के देख लेंगे. ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट बाई 1.6058 into 10 to the power 23 is equal to 1. ठीक है, जो हमारा कन्वर्सन यूनिट का फॉर्मूला है उससे आप करके देख लोगे. देखने से आपको इसको कन्वर्ट करेंगे, उसको ग्राम को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. तो कन्वर्ट करने में हमें क्या करना होगा, when the mass of hydrogen atom is expressed in terms of atomic mass unit, we have simply divide कर दो. We have 1.6736 into 10 to the power -24 divided by 1.66058 into 10 to the power -24. ग्राम्स दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा 1.008 अप्रोक्स. ठीक है, बात आ रही है समझ में? आगे इसके बारे में ये कहां से आया ये समझ लेना. जब एटम होता है, हाइड्रोजन एक वैसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल प्रोटॉन होता है. और प्रोटॉन का मास होता है इतना ग्राम, वहीं से ये लिया गया है. और हाइड्रोजन इसीलिए द लाइटेस्ट एलिमेंट होता है ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अब हम आते हैं
रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम लोग थोड़ा, एक सिंपल टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास। देखिए मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स हैं वो आइसोटॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उनका इंडिविजुअल का एटॉमिक मास अगर दिया जाए तो ये उतना प्रोमिनेंट, उतना यूजफुल नहीं होगा, टू द पॉइंट नहीं होगा, उसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी। इसके लिए हमने क्या किया कि वैसे एटम्स के लिए एक एवरेज एटॉमिक मास दिया। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? सपोज हमारे पास है क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इनका जो नेचुरल एबंडेंस होता है, ये 3 होता है और ये 1 होता है। मीन्स टोटल जो हमको नंबर मिलेगा वो होगा 3 + 1 = 4। तो इनके लिए जो एवरेज एटॉमिक मास, ये भी रिलेटिव एटॉमिक मास ही होगा, इसको कैसे निकालेंगे? 35 × 3 + 37 × 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 105 + 37/4 142/4 35.5 यूनिट। ठीक है, ये भी रिलेटिव एटॉमिक मास ही होगा। ये अब एक देख ले हम मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक वैसा इसमें कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1/12 से कितना गुना भारी है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM, वेरी सिंपल, ये आप लोग बहुत बना चुके होंगे। क्या कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, उसमें जितने एटम्स हैं सभी एटम्स के कंप्लीट सम को हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे सपोज द केस ऑफ HNO3, तो इसका क्या होगा? 1 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 × एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया 1 × 1 प्लस 1 × 14 प्लस 3 × 16, 1 प्लस 14 प्लस 48 63। हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे ये एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक अब फॉर्मूला, ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। हम लोग आयनिक सॉलिड्स के केस में ये देखते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में भी आयोनाइज्ड स्टेट में होते हैं, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास से बेटर वर्ड है यूज करना फॉर्मूला मास। हालांकि कैलकुलेट करते हैं इसी तरह से हम। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लें NaCl में सोडियम का हो गया 23, क्लोरीन का हो गया 35.5, ये हो गया 58.5। कैलकुलेट वैसे ही करते हैं, जस्ट थोड़ा सा डिस्टिंक्शन के लिए कि आयनिक सॉलिड आयोनाइज्ड स्टेट में ही होते हैं, आयंस के रूप में होते हैं, इसलिए उसके लिए मॉलिक्यूलर टर्म देना उतना ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें।
और आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें और आप अपने विचार भी जरूर हमारे पास लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स टू ऑल।